वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, ग्रेविटेशन चैप्टर का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिससे एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। इस टॉपिक को समझने से आगे चल के बाइंडिंग एनर्जी में मदद मिलने वाली है। इसी टॉपिक को समझने से ऑर्बिटिंग ऑफ सैटेलाइट, जब सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा होता है और किसी ऑर्बिट के अंदर उसका मोशन हो रहा होता है, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली जाए, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाए, टोटल एनर्जी कैसे निकाली जाए, इसके बारे में हमें मदद मिलेगी। साथ ही साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में आपने पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक पढ़ा था, तो उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म या कह लीजिए ग्रेविटेशन के टर्म में इसका एक्सप्लेनेशन है। मैं तो पहले कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए मेरे पास में मार्कर है ना। मार्कर शुरुआत में इस पोजीशन पे था, मैं इस मार्कर को ले गया मान लीजिए 0.5 मीटर हाइट पर, 0.5 मीटर, और जैसे ही मैं मार्कर को छोड़ता हूं, ठीक है ना, तो मार्कर को छोड़ने पे जमीन पे टकराएगा। अब मैं 1 मीटर तक ले जाता हूं और फिर छोड़ता हूं, वापस टकरा रहा है। अब मैं 1 मीटर के प्लेस पे 2 मीटर ले जाता हूं और फिर छोड़ता हूं, तो फिर ये टकराएगा कि नहीं टकराएगा? सर बोले डेफिनेटली टकराने वाला है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, किस केस में ज्यादा वेलोसिटी से टकराएगा? जैसे कि ये पहला सिचुएशन है h1 हाइट से, दूसरा सिचुएशन है h2 हाइट से, तीसरा सिचुएशन है h3 हाइट से, चौथा सिचुएशन आपके पास में h4 हाइट से। तो बताइए किस सिचुएशन में ज्यादा टकराएगा, मतलब ज्यादा स्पीड से टकराएगा? तो हम बात करें v1 से, हम बात करें v2 से, हम बात करें v3 से, और हम बात करें v4 से। तो डेफिनेटली आप सब लोग अभी तक कंक्लूड कर चुके होंगे कि सर सबसे ज्यादा वेलोसिटी जो मिलेगी v4, v3, v2 और v1, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट ये बात जानते हैं कि जब भी वेलोसिटी निकाली जाती है तो हर केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो टकराते समय वेलोसिटी को निकालते समय आप लोगों ने डेफिनेटली ये सोचा होगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, v स्क्वायर 0 ट्वाइस माइनस g, और ये आपके पास में माइनस h। तो हम देख चुके हैं कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ हाइट आ रहा है। अच्छा, वेलोसिटी सबसे ज्यादा मिली तो काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर से हम देखें तो वी स्क्वायर मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इससे एक कंक्लूजन क्या निकला? इससे एक कंक्लूजन निकला जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, मतलब इस ग्राउंड रेफरेंस से जैसे जैसे पोजीशन हाइट बढ़ती जा रही है, मतलब पोजीशन बदलती जा रही है, हाइट बढ़ती जा रही है मतलब पोजीशन बदलती जा रही है, और हर बार पोजीशन बदलने के बाद जैसे हम ड्रॉप कर रहे हैं वैसे ही काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है हाइट बढ़ने से। मतलब तो किस अकाउंट या किसके कारण ऐसा हो पा रहा है, किस कारण ऐसा हो पा रहा है? तो बोले एच के बदलने से हो पा रहा है। एच के बदलने से हो पा रहा है मतलब पोजीशन के बदलने से हो पा रहा है। और अगर पोजीशन के बदलने से हो पा रहा है तो विचार करो बच्चों, हम पहले भी कह चुके थे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के अंदर, एनर्जी एसोसिएटेड विद द पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी एसोसिएटेड विद द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब हम ये कह रहे हैं जब हाइट बढ़ता जा रहा है और छोड़ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आता जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आता जा रहा है मतलब पोजीशन ज्यादा दूर होती जा रही है, और पोजीशन दूर होती जा रही है, इसका मीनिंग क्या होता जा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा है। मेरा एक क्वेश्चन फिर आप लोगों से, बताइएगा क्या ये अपने आप ऊपर जा रहा है, अपने आप ऊपर जा रहा है, या हमें ले जाना पड़ रहा है? तो डेफिनेटली हमें ले जाना पड़ रहा है। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम बात करें कि मैं इसे ऊपर ले जाता हूं, स्लोली ले जाता हूं, स्लोली ले जाता हूं, तो देखिए यहां पर m मास के ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, मैं कोई एक्सटर्नल एजेंट हूं जो इसे ऊपर ले जाना चाहता है, और मैं इसे डिस्प्लेस कर रहा हूं ऊपर की तरफ, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ओके, अब देखिए ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है डाउनवर्ड mg, मैं ले जाना चाहता हूं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल, एक्सटर्नल एजेंट। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए h हाइट ऊपर की तरफ हुआ, तो पहले निकालते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कंसीडरिंग कि h छोटा है, ग्रेविटी फोर्स तो mg, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना h, कॉस कितना दोनों के बीच का, ये चेक करो, ये h ये mg, तो दोनों के बीच का एंगल आपके पास में 180 डिग्री निकल कर आया, तो हम इसे कह सकते हैं cos 180। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी आया आपके पास में माइनस mgh, मैं कह सकता हूं माइनस mgh। पर अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालते तो क्या आता? बोले सर एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, फोर्स
डिस्प्लेसमेंट भी देखिए इसी डायरेक्शन में और cos 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में सर। तो हम कह सकते थे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट सीधा सीधा निकल कर आ जाएगा आपके पास में, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और H। अच्छा इसमें एक बात और नोट करना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमें पता नहीं कितना वर्क हुआ है, पर मैं एक अगर टर्म कंडीशन लगा देता हूं दैट वी दैट मींस एक्सटर्नल एजेंट, वी दैट मींस कौन सा एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट इज मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन। तो देखो जैसे ये टर्म आया विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब नेट फोर्स जो होगा मास इनटू नेट एक्सेलरेशन की हम बात करें 0 आ जाएगा। विदाउट एक्सेलरेशन या ऐसे कह सकते हैं वेरी स्लोली, ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो नेट फोर्स 0 आ गया। तो देखो इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितने लग रहे थे, सर बोले 2 लग रहे थे। कौन कौन से थे, सर बोले एक तो एक्सटर्नल एजेंट वाला था और एक ग्रेविटेशनल फोर्स था। चलो बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स -J, एक्सटर्नल फोर्स +J, नेट फोर्स कितना आया चेक करो। तो बोले सर एक्सटर्नल फोर्स +J, ग्रेविटेशनल फोर्स -J, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं सर एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ऐसा किया जाए कि एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स दोनों इक्वल होते हैं, भले उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। मतलब मैं यहां पर ऐसा भी कह सकता हूं एक्सटर्नल फोर्स तो mgh ये आपके पास निकल के आने वाला है। मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और देखिए मैंने क्या कहा था, h1 हाइट तक ले गया तो वर्क डन -mgh1 करना पड़ा, ग्रेविटी ने -mgh1 करना पड़ा, मैंने कितना किया +mgh1। h2 हाइट तक ले गया +mgh2, h3 हाइट तक ले गया +mgh3, h4 हाइट तक ले गया +mgh4। मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, मतलब ये हुआ मैं ज्यादा काम कर रहा हूं और जब छोड़ रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिल रही है, छोड़ने पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिल रही है। मतलब क्या, ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तभी मिल रही है तब देखो ग्राउंड से इसकी पोजीशन ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा दूर जा रही है। एनर्जी एसोसिएटेड विद द पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, और वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि यहां से पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि जब मैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जैसे कि आप देख रहे थे हमने बात की थी -mgh की और यहां पर बात हो रही थी +mgh की। यही क्या चेंज कर रहा था, इसकी पोजीशन को चेंज कर रहा था, और पोजीशन मतलब पोटेंशियल एनर्जी को बदलने का काम कर रहा था। इसको हम कह रहे थे फाइनल पोजीशन एट h हाइट माइनस इनिशियल पोजीशन। जब h की वैल्यू 0 थी तो हम लोगों ने लिखा था -mgh इक्वल टू +mgh। ये क्या था, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी था, और ये क्या था, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट था, और ये क्या एक्सप्रेशन था, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था। अच्छा अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल किया जाता तो du लिखा जाता, माइनस इसे wg लिखा जाता, इसे +wg, ये छोटा सा वर्क, छोटा सा एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा इसके बारे में लिखा जाएगा। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करेगा, डिस्प्लेसमेंट जो भी हम कर रहे होंगे वो x हो या y, प्लस एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क करेगा उसको हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहां चाहे तो dr को dx भी ले सकते हैं, dy भी ले सकते हैं। तो ये बात उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी फॉर अर्थ सिस्टम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको समझिए स्टूडेंट। इसे अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से बताया गया है, ठीक है ना। इन डिफरेंट बुक इट इज रिटन एज डिफरेंटली। आप कोई भी डिफरेंट बुक लेंगे अलग अलग तरह से बताया गया है। मैं आपको कम से कम 2 तरीकों से निकाल के बताना चाहूंगा। पहला वो तरीका जो सबसे ज्यादा यूज किया गया तरीका है कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे किया गया है, तो इसे ऐसा कहा गया है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी, एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी in the field oblique required position without acceleration
विदाउट एक्सेलरेशन, तो इसका सीधा मतलब क्या समझे आप, विदाउट एक्सेलरेशन इसका मीनिंग क्या हुआ, नेट एक्सेलरेशन 0 है, मतलब जितना एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा उसके फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, ये बोला गया है। मान लीजिए हम बात करते हैं, ये रहा अर्थ सरफेस, इस पर मैं किसी पॉइंट पी पर बात करता हूं, ठीक है। शुरुआत में ऑब्जेक्ट इनिशियली ए पोजीशन पर है, ठीक है ना, और ए पोजीशन इनिशियली इंफिनिटी पर है। अच्छा मैं पूछता हूं, मैं किसी एम मास के ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में लाना चाहता हूं, ये रहा एम मास का ऑब्जेक्ट, भाई एफ इंफिनिटी पर मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पर। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इंफिनिटी पर अगर हम फील्ड की बात करें या फोर्स की बात करें, तो जब आर इंफिनिटी हो जाएगा तो हम क्या लिख पाएंगे, इंफिनिटी का स्क्वायर मतलब एफ इंफिनिटी 0 आ जाता है फोर्स आपके पास, ये बस पक्की बात है। अच्छा फोर्स 0 है तो वर्क डन की बात ही मत करो, वर्क डन की कोई बात मत करो, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात ही मत करो। तो इसलिए कहते हैं जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। आर की वैल्यू क्या आ जाती है, इनफाइनाइट आ जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। मतलब इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 है, आर इक्वल टू इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मतलब रेफरेंस पॉइंट अगर इसे ले भी लिया जाए, सिलेक्ट कर भी लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हुआ ऐसा, मैं यहां से उठा के इसे किसी पोजीशन पे लाता हूं, मान लीजिए ए पर लेके आता हूं, ए से फिर इसे बी की तरफ मूव करता हूं। अब देखिए मैं लाना चाह रहा हूं, मैं कौन हूं सर, आप एक्सटर्नल एजेंट है, तो एक्सटर्नल एजेंट ऐसे लाना चाहता है, एक्सटर्नल एजेंट ऐसे लाना चाहता है, लेके आ रहा है खुद। जब एक्सटर्नल एजेंट लेके आ रहा है, विदाउट एक्सेलरेशन लेके आ रहा है, तो विदाउट एक्सेलरेशन लाने पर देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों सेम होंगे विदाउट एक्सेलरेशन जब ला रहे हैं। तो मान लो किसी पोजीशन ए पर, ये एक्स डिस्टेंस पर है, मुझे इसको फाइनली सी पोजीशन पर, मतलब इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर लेके आना है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर लेके आना है, ठीक है ना स्टूडेंट, इसके सेंटर से कहां लेके आना है, आर डिस्टेंस पर लेके आना है। और चलिए मान लीजिए मैं इसको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, इफ आई विल टेक पॉइंट ऑब्जेक्ट देयर विल बी नो कंफ्यूजन एट ऑल, ठीक है। तो यहां से मुझे इस मास से आर डिस्टेंस पर लेके आना है। शुरुआत में मैं लाया इंफिनिटी था, इंफिनिटी से ए पे लेके आया, एक्स डिस्टेंस हुई, ए से बी डिस्प्लेस किया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, किसने किया, एक्सटर्नल एजेंट ने किया, किसने किया, एक्सटर्नल एजेंट ने किया, बराबर है। तो क्या वर्क हुआ, छोटा सा वर्क हुआ, फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सटर्नल एजेंट, और दोनों के डायरेक्शन सेम है cos 0। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या आएगा आपके पास में, भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की जब हम बात करेंगे तो देखिए हमने बताया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब आइए एक्सटर्नल एजेंट कितना काम करेगा, तो भाई जो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वही ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखो कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है ना, ये रहा आपके पास स्मॉल एम ऑब्जेक्ट, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में चेक करो, कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में एक्स डिस्टेंस है, तो जी m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx cos 0 + 1 होता है। du की बात कर लीजिए, w एक्सटर्नल की बात कर लीजिए, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मैं मान लेता हूं फाइनल पोजीशन r2 = r है, और ये इनिशियली है ना, इनिशियली r1 = r1 पोजीशन है, जिसको मैं इंफिनिटी बाद में ले लूंगा प्रेफरेंस के लिए। तो भाई शुरुआत में इंफिनिटी पे था, शुरुआत में कहां पे था, इंफिनिटी पे था, मैं लाना कहां पे चाहा, R2 पोजीशन C पर लाना चाहा, C पर लेके आना चाहा, तो R2 कितना है आपके पास में, R अवेलेबल है। तो भाई एक्सटर्नल एजेंट की हम बात करें, इंटीग्रेशन किया, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, भाई R1 से हम R2 की बात कर रहे हैं। तो हम शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी UI कह रहे हैं, बाद में पोटेंशियल एनर्जी UF कह रहे हैं, शुरुआत में इनिशियल वर्क डन कह रहे हैं, बाद में फाइनल वर्क डन कह रहे हैं। चलिए बताइएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dy कितना होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy y होता है, बराबर है। इंटीग्रेशन ऑफ du कितना होगा, सर बोले u होगा, इनिशियल से फाइनल, w होगा इनिशियल से फाइनल, और ये g कैपिटल M स्मॉल m कॉमन निकला, 1/x², r1 से r2 की हम बात कर रहे हैं, dx इंटीग्रेशन x की पावर n dx,
x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन n+1, तो हम ये सीधा कह पाएंगे x की पावर -2 dx, -2 + 1 -2 + 1 -1 तो -1 अपॉन x आता है आपके पास में। तो ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम रखते हैं पहले अपर लिमिट, बाद में रखते हैं लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आया uf, लोअर लिमिट आया ui, wf माइनस wi, wf माइनस wi, ठीक है। g कैपिटल M स्मॉल m, x की पावर -2 सॉल्व करते हैं तो -1 अपॉन x आता है, R1 से R2 इसे लिखा जा सकता है। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, -g कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है ना, 1 अपॉन x, कहां से कहां, R1 से R2, R1 से R2। अब R1 से R2 आया मतलब क्या लिखा, -g कैपिटल M स्मॉल m, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, अंदर ले जाएंगे तो आप क्या आ जाएगा आपके पास में, तो ये आ जाएगा आपके पास में g कैपिटल M स्मॉल m, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का आया, समझिएगा स्टूडेंट, ये एक्सप्रेशन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का आया। अब मैं क्या कह रहा था आपको, शुरुआत में इनिशियल वैल्यू इंफिनिटी अगर ली जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, और R2 ले लिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। बोले सर सिंपल, R1 की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो, R2 की वैल्यू R रख दीजिए, तो आंसर क्या आएगा, आंसर बड़ा ही खूबसूरत आंसर आएगा जो आप पहले से जानते हैं, जो हम वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। g स्मॉल m 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, लेके कहां से आए, इनफाइनाइट से लेके आए, कहां पर लेके आए, R पोजीशन तक लेके आए। भाई लेके कहां से आए, इनफाइनाइट से आए, कहां तक लेके आए, R पोजीशन तक लेके आए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, g कैपिटल M स्मॉल m 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन R, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि भाई दो ऑब्जेक्ट आपके पास अगर हैं, ये m1 और ये m2, ये सेपरेशन इनके बीच का r है, तो समझना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन टू पार्टिकल सिस्टम के लिए -g m1 m2 अपॉन r लिखा जाएगा। यहां पर नेगेटिव साइन निकलकर सामने आया है, नेगेटिव साइन आया है, इसका मीनिंग क्या था, तो देखो यहां पर ये मास कैपिटल M था, ये मास स्मॉल m था, ये देखो फोर्स कैसे नेचर का था, फोर्स अट्रैक्टिव था या रिपल्सिव था, तो फोर्स अट्रैक्टिव था, तो बाइंडिंग नेचर है इसका अट्रैक्टिव नेचर है, यहां पर नेगेटिव साइन आया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो एक मेथड हो गई आपके सामने जिसमें हमने क्या बोला, अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ वर्क डन, ज्यादा बेहतर इसे ऐसा भी बोला जाए, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, क्या बोला जाएगा, रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी इन द फील्ड और रिक्वायर्ड पोजीशन। तो पहले कहां से स्टार्ट किया, इनफाइनाइट से, कहां पर लेकर आए, R पोजीशन तक, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो देखो -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। अब होता है ऐसा बच्चों, ये तो मैंने एक सिस्टम के लिए निकाला, मेथड 1 से निकाला, हम चाहें तो मेथड 2 भी डिस्कस कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस मेथड 2 ऑल्सो। तो मेथड 2 डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ और भी मॉडिफाइड फॉर्म्स होंगे या अलग अलग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। पहले देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 2 पॉइंट सिस्टम नहीं दिए जाते, 3 पॉइंट सिस्टम दिए जाते हैं, 3 पॉइंट सिस्टम दिए जाते हैं। 3 पॉइंट सिस्टम में आपसे वो कैसे पूछता है, देखिएगा, वो कहता है कि आपके पास में 3 पार्टिकल रखे गए, देयर आर 3 पार्टिकल, ठीक है। तो 3 पार्टिकल को रखने के बाद आप उस पूरे सिस्टम के लिए क्या सिस्टम की एनर्जी निकलेगी बताइए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या निकलेगी। जैसे मान लीजिए ये है आपके पास में, ये m1 है, ये कितना है बच्चों, m1 है, ये कितना है, m2 है, ये m3 है, R13 है, R23 है और R13 है, ABC। इस सिस्टम के लिए कितना पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा आपको ये बताना है। भैया सिस्टम बना कैसे होगा इस पे थोड़ा सा विचार कर लो, और फिर डायरेक्टली कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है इस पे बात करेंगे। शुरुआत में m1 लाए होंगे, m1 रख दिया होगा, m1 रखा होगा और अब m2 लेके आए होंगे, m1 रखा होगा अब m2 लेके आए होंगे, तो देखो कितना आएगा, -g m1 m2 अपॉन r, -g m1 m2 अपॉन r12, ये 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस, ये 13 आ गया। अब देखो जब मैं m3 लेके आऊंगा तो क्या होगा, m3 लाने पर क्या होगा, भाई अभी तक क्या था, केवल m1 था, m2 लेके आया, एक सिस्टम बन गया। अब m3 लेके आऊंगा तो m3 लाने पर मुझे 2 मासेस मिलेंगे, 2 मासेस मिलेंगे, मतलब क्या हुआ, m3 को 2 फील्ड मिलेगी, एक मिलेगी m1 की और एक मिलेगी m2 की। मतलब एक बार इसके साथ में इंटरेक्शन का पोटेंशियल एनर्जी होगा, एक बार इसके साथ में इंटरेक्शन का पोटेंशियल एनर्जी होगा,
मतलब माइनस जी M1 M3 R13 माइनस जी M2 M3 R23 इस तरह से निकलेगा। आप समझो इसको ऐसे लिखा जाएगा, मान लो 1 1 1 2 1 3 लिखने का छोटा तरीका देखो 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है बच्चों, इसको यहां से कट कर दीजिए, इसे हटा दीजिए, ये 3 पेयर आपके पास बनने वाले पोटेंशियल एनर्जी के। देखो ऐसा मैंने क्यों से कट किया, देखो डायगोनली तो सारे कट कर देना, 1 2 है 2 1 है, इंटरेक्शन 1 का 2 के साथ हो या 2 का 1 का साथ में हो, इंटरेक्शन का 2 के 3 के साथ में हो या 3 का 2 के साथ में हो, इंटरेक्शन का 1 के 3 के साथ में हो या 3 का 1 के साथ में, बात तो बराबर ही है। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी 1 2 1 3 और आपके पास में 2 3 निकल कर आती है, 1 2 2 3 1 3 एंड 2 3। तो देखो कैसा लिखा जाएगा, अगर दो मास है M1 है M2 है तो उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा जाता है? सर बोले उनका पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाता है माइनस जी M1 M2 अपॉन R। सिंपल सी बात। तो यहां पर कितने मास है? बोले सर 3 मास है। कौन कौन से मास है? 1 2 पेयर है, 1 3 पेयर है, 2 3 पेयर। तो माइनस जी M1 M2 R12 माइनस जी M1 M3 R13 माइनस जी M1 M2 M3 R23। तो हम ये कह सकते हैं इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का नेट वैल्यू निकाला जा सकता है। चलिए ये तो किसके लिए था? ये था केवल 3 मास आपके पास में थे, मान लो 4 मास होते आपके पास में, स्क्वायर के वर्टिसेस पे हमें उन्हें ले जाना होता, ये M1 ये M2 ये M3 और ये M4, यहां से ज्वाइन किया यहां से ज्वाइन किया, देखो ये A ये B ये C और ये D आपके पास में। तो देखो 1 से 2 को ज्वाइन किया R12, 2 से 4 को किया R24, 3 से 4 को किया R34, 1 से 3 को किया R13, 1 से 4 को किया R14 और 2 से 3 को किया तो R23 आपके पास निकल कर आएगा। ठीक है, तरीका क्या रहेगा लिखने का? पहले वो लिख लो काउंटिंग, 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, 4 1 4 2 4 3 4 4। ठीक है ना, इंटरेक्शन 4 है ऐसा लिख लीजिए। डायगोनल सबको कट कर दीजिए, डायगोनल के नीचे वाले सारे पेयर हटा दीजिए, बचे जितने भी पेयर है ऊपर वो हमारे आंसर्स होंगे। तो आंसर क्या निकलेगा? तो नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालना है तो निकाल लीजिएगा 1 2 1 3 कितना 1 4 1 4, इसके बाद कितना 2 3, उसके बाद कितना 2 4, उसके बाद कितना 3 4। चलिए लिखना शुरू करते हैं। माइनस जी M1 M2 अपॉन R12 माइनस जी M1 M3 अपॉन R13 माइनस जी M1 M4 अपॉन R14 माइनस जी M2 M3 अपॉन R23 माइनस जी M2 M4 अपॉन R24 और माइनस जी M3 M4 अपॉन R34। ये इस तरह से पूरे सिस्टम का आंसर निकल कर आता है। देखिए हम यहां तक निकाल चुके हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जी M1 M2 अपॉन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, 2-3 एप्लीकेशन समझने के बाद मेथड 2 से भी इसको हम समझते हैं कि किस तरह से निकाला जाता है। एप्लीकेशन ऐसा होता है, कई बार पूछा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, अब उस ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से उठा के आप h हाइट तक ले चले गए, तो शुरुआत में सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस था R1 इक्वल टू R और यहां से यहां तक का डिस्टेंस था R2 इक्वल टू R प्लस H। तो जब R प्लस H हाइट तक उठा के ले गए तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये पूछा जाता है। समटाइम इट इज रिटर्न एंड इट इज आस्क्ड कि भाई शुरुआत में ऑब्जेक्ट R सरफेस पे था, R सरफेस पे था, उसको H हाइट पे ले जाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा बताइए। तो सिंपल क्या हुआ, R1 इक्वल टू R हुआ, R2 इक्वल टू R प्लस H हुआ। ठीक है, अब R2 इक्वल टू R प्लस H हुआ तो जो मुझे वर्क करना पड़ेगा उसका सीधा एक्सप्रेशन है G M1 M2। M1 मतलब कैपिटल M मास ऑफ अर्थ और M2 मतलब कोई मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को शुरुआत में मैंने यहां पे रखा था और बाद में यहां पे ले चल गया। 1 अपॉन R1 मतलब 1 अपॉन कैपिटल R, 1 अपॉन R2 मतलब 1 अपॉन R प्लस H। अब हुआ ऐसा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो ये आ चुका है G M1 M2 R प्लस H। ठीक है, एलसीएम लिया, R प्लस H माइनस R, इसे आप लिख पाएंगे R प्लस H माइनस R। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मैं अर्थ का मास कैपिटल M लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m लिख देता हूं,
H अपॉन आर प्लस एच आपके पास आ चुका है। अब हुआ क्या समझना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को लिखा जा सकता है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, H अपॉन आर प्लस एच। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, G कैपिटल M अपॉन R, इसे लिख दीजिए MH, यहां से एक और R और कॉमन निकाल लीजिए, तो R जैसे कॉमन निकालेंगे 1 प्लस एच अपॉन आर आ जाएगा। अच्छा आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, तो एक सेकंड के बाद समझ में आ जाएगा। GM अपॉन आर स्क्वायर, अब इसे देख के क्या याद आ रहा है सर, बोले GM अपॉन आर स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है कि भाई नियर द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है उसे दिया जाता है। वी नो दैट, हमें ये बात अच्छे से पता है कि स्मॉल g को लिखा जाता है GM अपॉन आर स्क्वायर, GM अपॉन आर स्क्वायर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वो हो जाएगा G, ठीक है, ये रहा G, इसके प्लेस पे लिखा स्मॉल g, ये आपके पास है MH और नीचे है 1 प्लस एच अपॉन आर। अब देखो इसका फर्क क्या पड़ा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट mgh अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। अच्छा 10th क्लास 9th क्लास तक आपने पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जिसे मैं कह रहा हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो आपके सामने शुरुआत में ही लिखी हुई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो 9th-10th स्टैंडर्ड तक हमने क्या पढ़ा होता है, mgh होती है, क्या पढ़ा होता है, mgh होती है। लेकिन यहां थोड़ा करेक्ट करना है, mgh अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर होती है फॉर एनी वैल्यू ऑफ h, फॉर एनी वैल्यू ऑफ h, h की कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करो इसके लिए वैलिड है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ h। तो अगर मान लो h आपके पास 1 किलोमीटर है और r की वैल्यू 6400 किलोमीटर है, तो हम ये कह सकते हैं h बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में। सो 1 डिवाइड बाय 6400 किलोमीटर मतलब 10 टू द पावर 3 मीटर, बहुत छोटा होगा। क्या होगा किसके कंपैरिजन में, 1 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाएगा, h बाय r विल बी वेरी वेरी लेस देन, तो नियरली इक्वल टू, ये देखो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं भाई h के कंपैरिजन में r बहुत बड़ा है, तो h बाय r 1 से बहुत छोटा है, और 1 से बहुत छोटा है मतलब नियरली इक्वल टू 0 है। तो नियर द अर्थ सरफेस क्या लिखा जाता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट mgh अपॉन 1 प्लस 0। इसीलिए नियर द अर्थ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या लिखा जाता था, वो लिखा जाता था mgh। लेकिन सोचो ऐसा हो गया समझना कि शुरुआत में अर्थ सरफेस पे था, बाद में आप उसे 6400 किलोमीटर ऊपर ले चले गए, h की वैल्यू r कर दी, तो पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया कितना होगा, ठीक है। तो 1 प्लस एच अपॉन आर। मान लीजिए आपने h हाइट ले गए ऊपर, h हाइट मतलब r इक्वल कर दी, तो h की वैल्यू जब r के इक्वल कर दी तो आप क्या लिख पाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज या जितना वर्क मुझे करना पड़ेगा वो सीधा सीधा आ जाएगा आपके पास में, mg है ना, h के प्लेस पे r डिवाइड बाय 1 प्लस r बाय r। तो आंसर आ गया, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, ये आ चुका है mgr अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 2, सो mgr अपॉन 2 आ जाता है। अच्छा कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया कि भाई इसे 2r हाइट पे मत ले जाइए, इसे nr हाइट पे ले जाइए, मतलब n टाइम्स ऑफ r, n टाइम्स ऑफ r। तो अगर h की वैल्यू n टाइम्स ऑफ r होगी तो वर्क डन कितना आएगा, कितना वर्क डन निकाला जाएगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो भाई h की वैल्यू nr लिख दीजिए सिंपली, जब h की वैल्यू आप nr लिखेंगे तो देखो क्या फर्क पड़ेगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो मुझे एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ा वो था mgh 1 प्लस एच अपॉन आर, तो ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ा mgnr 1 प्लस nr अपॉन आर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ा nmgr डिवाइड बाय 1 प्लस n, या सिंपल लिख दो n अपॉन n प्लस 1, n अपॉन n प्लस 1। अब यहां से mgr, ठीक है, ये एक्सप्रेशन निकल कर आएगा। तो इतना हमें काम करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा, तब जाके हम उस ऑब्जेक्ट को n हाइट पर शिफ्ट कर पाएंगे, अदरवाइज शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। अब देखो मैंने कहा था आपसे अभी कि मेथड सेकंड से हम पोटेंशियल एनर्जी को समझ लेते हैं। तो मेथड सेकंड से पोटेंशियल एनर्जी को ऐसा समझा जाता है बच्चों कि हम किसी ऑब्जेक्ट को शुरुआत में अर्थ सरफेस पे रख दो, किसी ऑब्जेक्ट को शुरुआत में कहां पे रख दो, अर्थ सरफेस पे रख दो, ठीक है। r m मास का ऑब्जेक्ट, कैपिटल M अर्थ का मास है, r1 की वैल्यू ले लो आप r, और हम चाहते हैं कि हम उसे
R सरफेस से शिफ्ट करके किसी जगह पे ले जाएं जहां से सेंटर से इसका डिस्टेंस R2 हो, ठीक है। तो ऐसा हमने किया भी था, मैंने कहा था मार्कर को उठाओ और ले जाओ। तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, वही वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा, वही वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा। आप समझिएगा, ये डिफाइन करते समय हमें एक पॉइंट दिमाग में रखना है कि ये काम होना चाहिए विदाउट एक्सेलरेशन, और अगर ये काम विदाउट एक्सेलरेशन हुआ, इसका सीधा मतलब क्या होना चाहिए? इसका सीधा मतलब होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन जीरो आ जाए, तो नेट फोर्स जीरो आ जाए, ये ध्यान रखना। और नेट फोर्स जीरो आ जाए, मान लो मैं एम मास के ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके यहां तक लेके आता हूं, तो यहां तो लगेगा ग्रेविटेशनल पुल, और मैं एक्सटर्नल एजेंट तो मैं ऐसे ले जा रहा हूं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब समझिएगा, अगर ग्रेविटेशनल पुल हर जगह से देखा जाए तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ ही होता है, ठीक है। अब टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होता है और मैं इसे ले जा रहा हूं अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो दो बातें हैं भाई, डायरेक्शन को बताने के लिए एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लीजिए, दूसरी नेगेटिव मान लीजिए, बराबर। तो मैं अवे वाली डायरेक्शन जो रहेगी कि जब भी मैं अवे ले जाऊंगा, जब भी मैं कहां ले जाऊंगा, अवे ले जाऊंगा, उसे मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, और जब भी मैं टुवर्ड्स लेके आऊंगा तो मैं नेगेटिव मानूंगा। मतलब अगर मैं बाहर की तरफ ले जाता हूं ना, अगर मैं बाहर ले जाता हूं ऑब्जेक्ट को बाहर, तो मैं इसे पॉजिटिव यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, और अगर अर्थ खींचती है टुवर्ड द सेंटर लाती है तो इसे नेगेटिव के फॉर्म में मानेंगे। दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, बाहर जाना, अंदर आना। बाहर ले जाना मतलब क्या, पॉजिटिव मान लो, अंदर आना मतलब नेगेटिव मान लो। कोई बच्चा सोचता है बाहर वाले को नेगेटिव मान लो तो अंदर वाले को पॉजिटिव मान लेना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ऐसी स्थिति में मैं ऊपर की तरफ ले गया, मैंने डिस्प्लेसमेंट x dx किया, और यहां ऑब्जेक्ट की सेंटर से पोजीशन x थी। तो भाई देखिए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स बाय ग्रेविटी m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, तो ये एक्सटर्नल एजेंट के इक्वल होगा। अच्छा, क्यों होगा, तो उसका कारण मैंने बताया। इस m मास के ऑब्जेक्ट पे लगने वाले दो फोर्स नेट फोर्स, एक बाहर की तरफ है तो एक्सटर्नल एजेंट प्लस फोर्स है, एक अंदर मतलब टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसका नेट फोर्स कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, क्योंकि हम इसे कैसे ले जाएंगे, विदाउट एक्सेलरेशन ले जाएंगे। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क और ग्रेविटी का वर्क जब निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम होगा। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल लेते हैं, फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये देखो मैं ले जा रहा हूं ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, cos जीरो है। जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर dx, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ गया जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। कहां से कहां ले जाना चाहता हूं, तो R1 से R2 ले जाना चाहता हूं। जी m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, तो ये आ गया आपके पास में टोटल वर्क डन, ठीक है, डेल्टा W, और ये आ गया डेल्टा U। चलिए आगे समझते हैं। और तो डेल्टा U या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जिससे मैं लिख रहा हूं G कैपिटल M स्मॉल m, x की पावर -2 dx R1 से R2, इंटीग्रेशन x की पावर n dx को क्या लिख सकते हैं, x की पावर n+1 अपॉन n+1, x की पावर -2 dx, x की पावर -2+1 अपॉन -2+1 मतलब आ गया x की पावर -1, -1 मतलब -1 अपॉन x, ठीक है, -1 अपॉन x आया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, सो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m -1 अपॉन x, ठीक है, R1 से R2, माइनस साइन बाहर ले जाओ, जी m1 m2 1 अपॉन x, कहां से कहां, तो R1 से R2, तो माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ऐसा लिख सकते हो। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब ये नेगेटिव साइन अंदर ले चले जाएंगे तो जी m1 m2 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो देखो वापस से सेम एक्सप्रेशन निकल के आया, जो बोला था मेथड सेकंड से भी सेम आंसर आने वाला है, तो सेम आएगा, इससे कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई भी मेथड यूज करो। और मैं तो कहूंगा प्रॉब्लम सॉल्व करते समय चाहे जेडब्ल्यू मेंस के बच्चे अपेयर हो रहे हो या नीट के बच्चे अपेयर हो रहे हो, चाहे महाराष्ट्र सीईटी के हो रहे हो, आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना सफिशिएंट है। और यहां चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया गया है, ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया गया है। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे तो दो पॉइंट्स के बीच में डिफाइन कर रहे होंगे कि कहीं से ले जाना है और कहीं पे ले जाना है, कहीं से ले जाना है कहीं पे ले जाना है, दो पॉइंट के बीच में डिफाइन हो रहा होगा। तो किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस जीरो मान लो तो काम आसान हो जाएगा। एक पॉइंट को जीरो मान लो तो हम इसलिए उस पॉइंट को इन्फिनिटी ले लेते हैं कि R1 इन्फिनिटी ले लीजिए,
R1 इन्फिनिटी ले लिया तो ये 0 हो जाता है, माइनस जी M1 M2 अपॉन R आ जाता है। इस कारण से हम यहां तक सॉल्व कर पा रहे होते हैं। अब आगे चल के हम क्या सीखेंगे, आगे चल के हम इस पे बेस प्रॉब्लम को समझने वाले हैं। तो चलिए प्रॉब्लम की शुरुआत करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन ऐसा बोला गया कि भाई आपके पास में 3 मास है M, ठीक है, इनको इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे रखा हुआ है, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। इनके बीच का डिस्टेंस a, इनके बीच का डिस्टेंस a, इनके बीच का डिस्टेंस है। तो आपको ऐसा बोला गया है कि इन मासेस को अगर डबल डिस्टेंस पे ले जाना हो, मतलब क्या, सेपरेशन इनका 2a 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 करना हो, a b और c, ठीक है, तो मास m, ये मास m और मास m, तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें पूछा गया है। हाउ मच वर्क। तो देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो आप भाई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाल लो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आसानी से आ जाएगा। तो भाई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फिगरेशन माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो शुरुआत में क्या है, 3 मास है, मान लो ये वाला मास, ये वाला मास और ये वाला मास, मैं से कह देता हूं M1 M2 और M3, ठीक है, ये कह लीजिए R12 R23 और R13। चलिए निकालते हैं। पहले कितने कॉम्बिनेशन निकलेंगे, तो आपको पता है 3 कॉम्बिनेशन निकलेंगे, 1 का 2 के साथ में, 1 का 3 के साथ में और 2 का 3 के साथ में। और वो कैसे निकाला जाएगा, तो देखो n(n-1)/2, जितने वर्टाइसेस है जितने मासेस है, 3 मासेस है 3-1/2, इसको आप सॉल्व करने का 3/2 आंसर आता है 3। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा, 1-1 1-2 2-1-3 2-1 2-2 2-3 3-1 3-2 3-3। अब यहां से कट कर दो, यहां से कट किया तो 1-2 2-3 1-2 1-3 और 2-3, ठीक है। तो क्या लिखा पहले, 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में और 2 और 3 के बीच में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया, माइनस जी M1 M2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12, माइनस जी M1 M3 अपॉन R13, माइनस जी M2 M3 अपॉन R23, ऐसे सा लिखा जा सकता है। सबके मास तो इक्वल ही है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आएगा माइनस जी M इंटू M अपॉन, सबके सेपरेशन भी सेम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सेपरेशन भी सेम है, माइनस जी M1 M2 अपॉन, ये आपके पास से आ गया, माइनस जी M1 M2 अपॉन, ये आपके पास फिर से आ गया। अब ये आया तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आ गया -3 GM² अपॉन है, ठीक है। अब फाइनली भी बात करेंगे, तो फाइनली बढ़ा क्या भाई, मास M1 है, मास M2 है, मास M3 है, तो बढ़ा क्या, सेपरेशन बढ़ा है और क्या बढ़ा है, सेपरेशन बढ़ा है तो 2a हुआ है। तो जहां 2a हुआ है इसका मतलब फाइनली आप क्या लिख पाएंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम में भी वही वाली बातें हैं, 1 और 2 डैश, 1 और 3 डैश और 2 और 3 डैश, फाइनली माइनस जी M1 M2, 1 और 2 के बीच का और 1 और 2 के बीच का सेपरेशन चेक करो भाई, 1 और 2 के बीच का सेपरेशन पहले a था, अब कितना हो गया है, 2a हो गया है, तो ये आ गया 2a, माइनस जी M1 मास चेक करो कितना है, मास तो अभी भी m ही है। अच्छा M3 पे मास चेक करो, M3 पर मास कितना है, सर बोले अभी भी m ही है, सेपरेशन 2a होगा, माइनस जी M2 M3 सेपरेशन 2a हुआ। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस GM² अपॉन 2a आती है। वर्क डन निकालना है, कितना वर्क लगेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस GM² अपॉन 2a माइनस माइनस इनिशियल की बात हम करें तो 3 GM² अपॉन आपके पास में आया a, माइनस GM² अपॉन 2a प्लस 3 GM² अपॉन a, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहां से GM² यहां पर कॉमन निकला, अपॉन a कॉमन निकला, GM² अपॉन a 3 माइनस 1/2 और 3 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा आपके पास में 6 माइनस 1 कितना आया 5/2, सो 5/2 GM² अपॉन a, ये हमारे पास में वर्क डन का आंसर आएगा। वापस एक बार चेक कर लेते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी GM² अपॉन 2a, ठीक है, इनिशियल कितना था, तो इनिशियल आपके पास में यहाँ पे 3 भी आएगा ना, 3 भी आएगा, दिस विल बी ऑल्सो 3, तो 3, ठीक है, ये 3 आया आपके पास में, तो यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा, और जब 3 कॉमन निकला तो ये भी हट जाने वाला है, ठीक है, तो 3 GM² अपॉन a कॉमन निकलेगा। अब ये आएगा आपके पास में 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 मतलब आएगा 3/2, ये 3/2 आएगा। चलिए फाइनल माइनस 3 GM² अपॉन 2a, इनिशियल 3 GM² अपॉन a, माइनस माइनस प्लस आया तो प्लस 3 GM² अपॉन 2a और माइनस 3 GM² अपॉन a हो गया, तो 3 GM² अपॉन a वहां बाहर निकला, 1 माइनस 1/2 आया, 1/2 आएगा, 3/2 आएगा, आंसर इस तरह से होगा। अच्छा ये तो क्वेश्चन आया किसके लिए, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, सेम क्वेश्चन ले सकते हो आप स्क्वायर के लिए भी, सेम क्वेश्चन ले सकते हो आप किसी भी स्ट्रक्चर के लिए,
तो जब भी आपको क्या पूछे कि कितना वर्क निकालना पड़ेगा इसे दूर ले जाने के लिए, पास लाने के लिए, सीधा क्या करना, सीधा एक ही काम करना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकाल लेना, फाइनल निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का एप्लीकेशन है। आपके पास दो मास है, एक मास ए और बी है। एक का मास का जो वैल्यू है 1 kg और दूसरे मास का वैल्यू भी 2 kg है। अब 1 kg 2 kg मास को रिलीज कर दिया गया, रिलीज कर दिया मतलब छोड़ दिया गया। अब जैसे छोड़ा ना, तो छोड़ने पर क्या हुआ, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स के म्यूचुअल इंटरैक्शन के कारण दोनों पास में मोशन करने लगे। मतलब यहां पर थे, यहां से पास आने लगे। भाई यहां से पास आने लगे तो शुरुआत में रेस्ट पर थे, दोनों रेस्ट पर थे, मतलब ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था। पास आते 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 एक सर्टेन डिस्टेंस पर आ रहे हैं। वो डिस्टेंस बताना है जब दोनों में से एक की स्पीड आपको दे रखी है, बी की स्पीड 3.6 सेंटीमीटर पर आवर दे रखी है। अब देखो होता क्या है भाई, मैं पहले वर्क पावर एनर्जी चैप्टर जब आपको पढ़ाया था तब ये बात मैंने डिस्कस भी की थी और अभी वापस से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। मेरा डिस्कशन आपसे ये हुआ था, मेरा डिस्कशन आपसे ये हुआ था कि जब कभी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय अदर फोर्सेस, इन सबका सम जीरो होता, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। और अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना और कोई अदर फोर्स ना हो, तो अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्स हो, तो केवल कंजर्वेटिव फोर्स होने पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली और टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनली, ये दोनों इक्वल होती है। मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होता है। यह बात हमेशा याद रखिएगा, पहला पॉइंट ये। दूसरा ये कि केवल म्यूचुअल इंटरैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लगा, ए पर लगा, बी के कारण लगा, किस पे लगा, बी पर लगा, ए के कारण लगा। तो हम जानते हैं एफ ए बी का मैग्नीट्यूड और एफ बी ए का मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है। तो नेट फोर्स की हम बात करें तो एफ ए बी राइट साइड है मतलब प्लस आई है, एफ बी ए लेफ्ट साइड है मतलब माइनस आई है। तो नेट फोर्स आएगा जीरो, और जब भी नेट फोर्स जीरो होता है तो मैं पहले भी सिखा चुका हूं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम दैट इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ये बात ध्यान रखिएगा, ये दो कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो भाई मान लेते हैं शुरुआत में ये रही इनिशियल कंडीशन, दिस इज इनिशियल कंडीशन, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन के बाद हम मान लेते हैं कि ये रही फाइनल कंडीशन, ठीक है। फाइनल सिचुएशन, फाइनल कंडीशन कह सकते हैं। इनिशियल कंडीशन में मास और वेलोसिटी ये रेस्ट पर है, दोनों रिलीज किए गए, पर फाइनल कंडीशन में जब मोशन हो रहा है तो मास तो चेंज नहीं होगा, मास 1 kg तो 1 kg रहेगा, 2 kg तो 2 kg रहेगा। वेलोसिटी की हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट वेलोसिटी, वीए राइट साइड है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है नेगेटिव। अब यहां सेंटीमीटर आर दे रखा है, मैंने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया। 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 मीटर, 1 आर 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये 10 टू द पावर +2 36 आता है, सॉल्व करते हैं 10 टू द पावर -5 मीटर पर सेकंड आता है। तो चलो पहले कंजर्वेशन मोमेंटम लगाते हैं। इनिशियल मोमेंटम मतलब 1 kg इंटू मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मास कितना 2 kg शुरुआत में रिलीज किया गया था, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। फाइनली मास कितना है इसका, तो फाइनल मास बोलो, देखो कितना है 1, वेलोसिटी पता नहीं है, वीए निकालना है। अच्छा ये राइट साइड है डायरेक्शन, राइट साइड डायरेक्शन है तो राइट को प्लस ले लिया, प्लस साइड ले लिया, प्लस मास कितना m2 इंटू v2 मास है, b का मास कितना है 2 kg। वेलोसिटी कितनी आई 10 टू द पावर -5, इस तरफ है माइनस आएगा, तो हम सीधा सीधा लिख पाएंगे कि VA दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर पर सेकंड। तो भाई A का स्पीड आपके पास में ये आ गया, ठीक है, बराबर है। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है कि उनका दोनों के बीच का सेपरेशन R2 कितना होगा, व्हाट विल बी द न्यू सेपरेशन। तो भाई इनिशियली टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली दैट इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनली। तो इनिशियली कितना है, तो -g, दोनों का मास, दोनों की इनिशियल सेपरेशन। पहले वाले का काइनेटिक एनर्जी, तो मास कितना है 1 kg, शुरुआत में तो रेस्ट पर ही है, मास कितना है 2 kg, शुरुआत में तो रेस्ट पर ही है, -g, पहले वाले का मास दूसरे वाले का मास, नई सेपरेशन, दोनों का स्पीड दे रखा है, मास ऑफ A, मैं कह देता हूं दिस इज A, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज B, मास ऑफ A वेलोसिटी ऑफ A का स्क्वायर, मास ऑफ B वेलोसिटी ऑफ B का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हमें निकालना R2 की वैल्यू, तो -g मास ऑफ A मास ऑफ B अपॉन R1, -g मास ऑफ A मास ऑफ B अपॉन R2, प्लस
मास ऑफ ए स्पीड ऑफ ए का स्क्वायर, हाफ मास ऑफ बी स्पीड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लिखते जाते हैं वैल्यूज, सारी वैल्यूज। हमें R2 चाहिए, माइनस जी लिख दीजिए, मास ऑफ 1 1 2 डिवाइड बाय R1, शुरुआत की सेपरेशन है 1 मीटर, ठीक है। माइनस जी 1 इंटू 2 डिवाइड बाय R2 निकालना है। ए का मास 1, स्पीड ए की स्पीड की हम बात करें तो ए की स्पीड उस समय कितनी है, तो देखो सर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 का स्क्वायर है। बी का मास 2 है, उसकी स्पीड 10 टू द पावर माइनस 5 का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो माइनस टू जी अपॉन R2, और ये आ जाता है आपके पास में 4 डिवाइड बाय 2 मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये आ जाता है आपके पास में 2 से 2 कैंसिल 10 टू द पावर माइनस 10, ऐसा लिखा जा सकता है। अब R2 निकालना है तो सब टर्म को इधर भेज सकते हैं हम, जी के टर्म में निकाल सकते हैं। तो चलिए बोर्ड पर आगे और समझते हैं और आगे निकालते हैं इस वैल्यू को। देखिए अब यहां पर क्या है, 2g अपॉन R2 इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 2 इंटू जी। जी की वैल्यू रखी 6.67 10 टू द पावर माइनस 11, 13.34 सॉल्व किया, पावर एक्सचेंज किया, 4.334 10 टू द पावर माइनस 10। हमें R2 निकालना है, 2 इंटू जी डिवाइड बाय दिस वैल्यू। जी की वैल्यू रखी 6.67 10 टू द पावर माइनस 11, सॉल्व करते हैं तो कितनी आती है 13.34। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 3.007 10 टू द पावर माइनस 1 आता है, और जिसका आंसर 0.307 मीटर फाइनली आंसर आता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।